अच्छा अच्छा। तो चलिए हम लोग विटामिन पढ़ते हैं उसी के आगे जहाँ छोड़े थे कल। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के, यानी वसा में घुलनशील 4 विटामिन आपको बताए गए थे। विटामिन्स, इसमें 4 विटामिन हमने कल बताया था, ए, डी, ई और के। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, ए डी ई के बारे में चर्चा हो गई थी। आज पढ़ना है विटामिन के। इसके बाद फिर जल में घुलनशील विटामिन आपके बी और सी है, वहाँ से जो मेन मेन क्वेश्चन आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो विटामिन के की बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम नैप्थाक्विनोन होता है। ये इसका रासायनिक नाम है, नैप्थाक्विनोन। जैसे यूनिक वगैरह आप पढ़ते तो वहाँ इसका रासायनिक नाम दिया गया फिलोक्विनोन। यही विटामिन है फिलोक्विनोन। तो ये तो रासायनिक नाम हो गया। अब जो है कार्य के आधार पर इस विटामिन को एक नाम दिया जाता है, पूछता भी है। इसे जो है एंटी हीमोरेजिक, एंटी हीमोरेजिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। एंटी हीमोरेजिक क्यों ये नाम दिया गया, इसकी चर्चा भी आगे हो जाएगी। अब बताते हैं इस विटामिन की कमी की बात किया जाए तो जब विटामिन के की कमी होती है तो इसकी कमी से जो है किताबों में लिखा गया रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी रुधिर जमने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो इसी से संबंधित एक आनुवांशिक बीमारी है जिसका नाम आप लोग सुनेंगे हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो जीन के प्रभावित होने से होता है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी तो रक्त का थक्का बनेगा, थोड़ा देर से बनता है। तो ये कहना उचित होगा कि विटामिन के की कमी से रुधिर जमने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जबकि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति जो इस रोग से ग्रसित हैं इनमें रक्त का थक्का नहीं बनता। इसका रीज़न समझा जाए ऐसा क्यों होता है। तो जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। जैसे आप लोग जानते होंगे रक्त का थक्का बनाने में 4 कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। रक्त का थक्का बनाने में जो 4 घटक हैं इनकी चर्चा होगी। तो 4 घटक में जैसे पहला है प्रोटीन, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, यानी रुधिर का थक्का बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका, प्रोटीन का, पहला घटक है। दूसरा विटामिन के, यानी इसका भी रोल है। तीसरा घटक है आपका कैल्शियम आयन। और चौथा कंपोनेंट है आपका प्लेटलेट्स, रुधिर पटलिका है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों ब्लड में कि रुधिर पटलिका है, प्लेटलेट्स हैं क्या। यानी 4 घटक मिलते तो रक्त का थक्का बनता है।
तो प्रोटीन की बात किया जाए, चूँकि स्पेस का में थोड़ा आगे हमको बढ़ा करके करना पड़ेगा, सुन लीजिए थोड़ा फिर से एक बार इसको। विटामिन के का रासायनिक नाम जो है नैप्थाक्विनोन या फिलोक्विनोन है। कार्य के आधार पर इसे नाम दिया गया, इसे एंटी हीमोरेजिक विटामिन के नाम से जानते हैं। यानी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है इस विटामिन का उपयोग करते हैं, या जिनमें रुधिर का थक्का देर से बनता है, विटामिन के वगैरह की कमी होती है, वो भी इसका उपयोग करते हैं। फिर विटामिन के की जब कमी होती है तो इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी रुधिर जमने की प्रक्रिया प्रभावित होती, ये कहना यहाँ पर उचित होगा। रक्त का थक्का कब नहीं बनता, जब आप इस रोग से ग्रसित होंगे। यानी हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, विटामिन के की कमी से नहीं हो रहा, ये आनुवांशिक रोग है जो जीन के प्रभावित होने से होता है, और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीनों का निर्माण नहीं होता है। अब बात आती है रक्त का थक्का बनाने में कितने घटक का योगदान होता है, तो 4 कंपोनेंट का यहाँ पर योगदान होता है। घटक कौन कौन से, प्रोटीन है, विटामिन के है, कैल्शियम आयन और प्लेटलेट्स। अब प्रोटीन में 4 प्रोटीनें भी हैं, प्रोथ्राम्बिन, थ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन। तो इसकी चर्चा अगले पेज में हम कर दे रहे हैं। तो रक्त का थक्का बनाने में जो 4 घटक हैं उसमें पहला है प्रोटीन। अब प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीनें हैं, तो प्रोथ्राम्बिन, फिर थ्रोम्बिन, इसी की सक्रिय अवस्था है, फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिन। ये फिर दूसरा कंपोनेंट आपने बताया विटामिन के, इसका भी योगदान होता है। तीसरा है कैल्शियम आयन, और चौथा घटक है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, प्लेटलेट्स, यानी रुधिर पटलिकाएं, प्लेटलेट्स। तो 4 कंपोनेंट है, प्रोटीन, विटामिन के, कैल्शियम आयन और प्लेटलेट्स, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। अब जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होते हैं उनमें इन प्रोटीनों का निर्माण नहीं होता है, यानी रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। लेकिन अगर आपके अंदर केवल विटामिन के की कमी है, प्रोटीन है आपके अंदर, कैल्शियम आयन्स है, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, तो आपके अंदर रक्त का थक्का बनेगा, थोड़ा देर से बनेगा। जैसे एक सामान्य मनुष्य में रुधिर का थक्का बनने में लगभग कितना समय लगता है, तो 2 से 8 मिनट का। अब मान लीजिए आप विटामिन के की कमी से ग्रसित हैं, तो आप में ये प्रक्रिया 15 से 20 मिनट या 25 मिनट हो सकती है, थोड़ा देर से बनेगा लेकिन थक्का बनेगा। लेकिन अगर आप हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हैं तो आप में रक्त का थक्का नहीं, अगर चोट लग गई, रुधिर का स्राव शुरू हो गया तो निकलता ही रहे जब तक कि ट्रीटमेंट करके उसको रोका नहीं जाएगा। जो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीनों का निर्माण नहीं होता। इसमें सक्रिय प्रोटीन है थ्राम्बिन और फाइब्रिन। जैसे फाइब्रिन क्या है, तो पूरा एक जाल होता है, जहाँ पे चोट लगती है ये प्रोटीनें पहुँचती वहाँ पर, ये सारे कंपोनेंट्स पहुँचते हैं, ऐसे एक जाल बन जाता है जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी फिलअप हो जाती, बाहर नहीं निकल पाती, और धीरे धीरे रुधिर का थक्का बन जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि विटामिन के की कमी से जो है रुधिर जमने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, ना कि रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का किस में नहीं बनता, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में। फिर बात आती है रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है, क्वेश्चन आता है लगभग 2 से 8 मिनट का। और रक्त का थक्का बनाने में कितने घटक की आवश्यकता होती थी, मेन 4 घटक हमने बताया, प्रोटीन, विटामिन के, कैल्शियम आयन, प्लेटलेट्स। प्रोटीन की बात किया जाए तो इनमें 4 प्रोटीनें हैं, प्रोथ्राम्बिन,
थ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन। इसकी सक्रिय अवस्था थ्राम्बिन है। अगर दोनों ऑप्शन है तो उसमें उचित आंसर ये होगा। और इसकी सक्रिय अवस्था क्या है? फाइब्रिन। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद स्रोत की बात कर लिया जाए तो विटामिन के स्रोत की बात किया जाए तो ये विटामिन जो है मुख्यतः हरी साग सब्जियों से, पालक, बथुआ, मेथी वगैरह जो भी जिसमें आयरन होगा, आयरन युक्त फलों में, पनीर, मछली, अंडा, इन सब से प्राप्त किया जाता है। तो ये था आपका विटामिन के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शुरू से हम दिखा देना एक बार। आकाशी बैग किधर से होगा? हाँ, ठीक ठीक हो गया। तो पहला है, यहाँ हमने लिया विटामिन के। इसका रासायनिक नाम बताया गया आप लोगों को। रासायनिक नाम क्या है ये? इसका दूसरा नाम क्या है? एंटी हीमोरेजिक विटामिन के नाम से जानते हैं। फिर इस विटामिन की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, किताबों में लिखा गया। लेकिन हमने बताया विटामिन के की कमी से रुधिर जमने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। लेकिन हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति की बात किया जाए तो हीमोफीलिया है क्या, ये जान लीजिए। इसको भी क्वेश्चन हम कराएंगे अभी आगे चल के आपको। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? जेनेटिकल डिजीज है, आनुवांशिक रोग है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीनों का निर्माण नहीं होता है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्तियों में रुधिर का स्राव अगर चोट लग गई, शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया तो बंद नहीं होता जब तक कि ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। फिर बात आती है कि रक्त का थक्का कितने समय में बनता, तो आपने बताया कि लगभग 2 से 8 मिनट में। और रक्त का थक्का बनाने में कितने घटक की ज़रूरत होती? 4 घटक की। कौन कौन से? प्रोटीन। प्रोटीन में 4 प्रोटीन आप देखेंगे। फिर विटामिन के, कैल्शियम एंड प्लेटलेट्स। फिर हमने स्रोत बता दिया। तो स्क्रीनशॉट आप लोग शुरू से ले लीजिए इसका जो है, ये स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसका भी ले लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जल में घुलनशील विटामिन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दूसरी हेडिंग होगी जल में घुलनशील विटामिन, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते, पहले दिन हमने बताया था। तो जल में घुलनशील विटामिन की बात किया जाए तो 2 विटामिन हैं जो जल में घुलते हैं। उनके नाम हैं बी और सी। यानी विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, जो जल में घुल जाते वसा में नहीं घुलते। जिसमें विटामिन बी के समूह को बी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत हम लोग निम्न विटामिनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मेन बातें बताएंगे आपको। जैसे B1, B2, B3 भी बता दे रहे हैं, B5, B6, B7, B9 और B12। तो जल में घुलनशील विटामिन जैसे आ गया, क्वेश्चन दे भी देता, कभी कभी दे दिया कि वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है। लेखपाल वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं।
विटामिन है, ऑप्शन देगा वो, बी है, सी है, डी है, या B6 है? क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो भाई। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होगी इसमें? तो इसका आंसर होगा आपका, किसी ने आंसर नहीं दिया अभी, ठीक, इसमें डी होगा। तो इस तरह भी कॉमन क्वेश्चन है, वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते थे? कल हमने बताया था ए, डी, ई और के, तो इसमें डी दिया गया ऑप्शन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी और सी, बी में सभी आ जाते हैं। तो पहली विटामिन है B1। B1, इसका रासायनिक नाम थायमीन, ये इसका रासायनिक नाम है। जब इस विटामिन की कमी होती है तो इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। अभी बेरी बेरी क्या है ये भी जान लीजिए, ये कैसा रोग है। तो जब आपके अंदर इस विटामिन की कमी होती है तो कई समस्याएं एक साथ शरीर में शुरू होती हैं। जैसे सबसे पहले भोजन का पाचन प्रभावित होता है, यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसीलिए जब कोई समस्या होती है डॉक्टर बी का सूल या बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल भी आते हैं मार्केट में, वो दिए जाते हैं। तो अपच या कब्ज हो जाती है, ये कंडीशन डेवलप्ड होती है। और कमी हुई तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है, यानी हृदयाघात की संभावना उत्पन्न होती, हार्ट अटैक की, हृदयाघात की संभावना उत्पन्न होती है, होता नहीं संभावना। और कमी हुई तो लकवा, पैरालिसिस, लकवा जैसी बीमारियों के लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं। तो इन्हीं बीमारियों की संभावना या प्रारंभिक रूप को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी। यानी जब आपके अंदर विटामिन B1 की कमी होती है तो इसकी कमी से ये रोग होता है। रोग का नाम क्या? बेरी बेरी। यानी बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो B1, बी के अंतर्गत किसकी कमी से? B1। और ये रोग में क्या होता है? तो आपने बताया कि जब इसकी कमी होती तो सबसे पहले भोजन का पाचन प्रभावित होता है, हार्ट अटैक की संभावना, हृदय की मांसपेशियों में दर्द होता है, यानी हृदयाघात की संभावना उत्पन्न होती है, और पैरालिसिस, लकवा जैसी बीमारियों के लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं। तो इन्हीं बीमारियों की संभावना या प्रारंभिक रूप को ही बेरी बेरी कहा जाता है। फिर बात आती कि इस विटामिन को हम लोग प्राप्त किससे करते हैं? तो लगभग सभी भी विटामिन, कुछ को छोड़ दिया जाए तो अनाजों के छिलकों में, अनाजों के छिलकों में, अनाजों के छिलकों की बात किया जाए, जैसे चावल का मंड हम लोग निकाल देते हैं, पॉलिशन में चावल को पॉलिश करा देते हैं तो पॉलिश के रूप में सारा स्टार्च बाहर हो जाता है, B1 बाहर हो जाती है। या जितने जो है आपके जैसे गेहूं का चोकर आप बाहर कर देते हो पूर्णतया, तो जितने अनाज होते हैं उनके छिलकों में ये विटामिन पाई जाती है। इसके बाद अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, तो ये दो विटामिन B1 या बी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके बाद अंडा, मांस, मछली, इन सब से प्राप्त करते हैं, दूध वगैरह से भी। तो मेन स्रोत क्या है? अनाजों के छिलकों तथा अंकुरित अनाजों में विटामिन पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आगे बताएं फिर। हाँ, ये भी लिख सकते हो श्रेया यादव जी। हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं विटामिन B2। B2, विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ये इसका केमिकल नेम है।
अब इसमें एक दो प्रश्न, जैसे विटामिन B2, इसकी कमी की बात किया जाए तो इस विटामिन की कमी से जो है किलोसिस नामक रोग हो जाता है। किलोसिस एक त्वचा संबंधी रोग है, ये रोग हो जाता है। इसमें होता क्या है, ओंठों के किनारे फट जाते, जब आपके अंदर इसकी कमी होगी B2 की तो ओंठों के किनारे फट जाते, मुख और जीभ में छाले पड़ जाते, प्रारंभिक लक्षण होते हैं। और ज़्यादा कमी होती संबंधित व्यक्ति में जो है इस विटामिन की कमी से जो है याद करने की क्षमता कम हो जाती है। तो यानी ये विटामिन याददाश्त को प्रभावित करती है। तो याददाश्त को बढ़ाने वाली विटामिन कौन सी होती है, B2। और जब इसकी कमी होती है तो याद करने की क्षमता कम हो जाती है। तो विटामिन B2 की कमी से मुख्यतः रोग कौन सा होता है, किलोसिस। इस रोग के बारे में हमने बताया कि इसमें होता क्या, लक्षण क्या है, तो ओठों के किनारे फट जाते, मुख और जीभ में छाले पड़ जाते हैं। और ज़्यादा कमी हो गई तो संबंधित व्यक्ति में जो है याद करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी याददाश्त को प्रभावित करने वाली विटामिन कौन सी है, यानी याददाश्त को बढ़ाने का कार्य ये विटामिन करती। जब आपके अंदर इसकी कमी होगी तो याद करने की क्षमता जो है कम हो जाती है। फिर इस विटामिन को हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, तो इस विटामिन का भी स्रोत अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज अच्छे स्रोत हैं, अंकुरित चना वगैरह जो भी सोयाबीन वगैरह। इसके बाद जो है ईस्ट या खमीर कवक होता है, ये भी अच्छा स्रोत है। अंडा, मूंगफली, मांस, मछली, ये सब जो है दूध वगैरह इसके अच्छे स्रोत हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग देखते B3। B3 B5 में किताबों में अक्सर एक्सेप्शन दिया गया है भाई, बता दे रहे हैं, चूँकि क्लासिफिकेशन करते समय जैसे नेट वगैरह हम देखते हैं तो B3 का रासायनिक नाम वहाँ पे जो है नियासिन या निकोटिनामाइड वगैरह दिया गया है। B5 को पेंडोथेनिक, हालांकि हम पेंडोथेनिक इसको बताते नियासिन, लेकिन आपके हिसाब से ही बता दे रहे हैं तो जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए आगे चलते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं तो इस पर ज़्यादा जो है डिटेल बताने की ज़रूरत भी नहीं है। B3, इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड। इस विटामिन, अगर ये नाम लिखा जाएगा तो इस विटामिन की कमी से जो है फेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। हालांकि ये रोग हम क्लास में विटामिन B5 की कमी वहाँ, लेकिन उसका नाम नियासिन या निकोटिनामाइड बताया जाता है। तो इस विटामिन की जब कमी होती तो ये रोग होता है पेलाग्रा। पेलाग्रा भी क्या है, त्वचा संबंधी रोग है, स्किन डिजीज है। इसमें जो है त्वचा में छोटे छोटे स्पॉट पड़ जाते, बहुत ज़्यादा खजुलाहट होती है। और इस रोग के प्रभावी होने पे शरीर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, जिससे संबंधित व्यक्ति जो है पागल हो जाता है। यानी विटामिनों की कमी से भी लोग पागल होते हैं। और किस विटामिन की, निकोटिनामाइड यानी B3 की। B3 का मतलब इस रोग से है। तो यानी जब इस विटामिन की कमी होगी तो इसकी कमी से ये रोग होता है। कैसा रोग है, त्वचा संबंधी। इसमें कौन सा भाग प्रभावित होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी रोग के अधिक प्रभावी होने पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है, जिससे संबंधित व्यक्ति पागल भी हो सकता है। फिर प्राप्त किससे करते इस विटामिन को, तो इसका भी स्रोत अंकुरित अनाज, सूखे मेवा, दूध, अंडा तथा फलों से प्राप्त किए जाते हैं। ये इसके स्रोत हैं। क्या भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इसमें इंपॉर्टेंट जो B6 है, B9 है, B12, इन सबसे क्वेश्चन C से बहुत बनेंगे प्रश्न आपके। तो आइए आगे चलते हैं। V5 में भी एक लाइन में सुन लीजिए।
V5, तो पैंटोथेनिक अम्ल, जब इसकी कमी होती तो इसकी कमी से भी जो है त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती, स्किन डिजीजेस बीमारियां हो जाती। और इसको प्राप्त किससे करते हैं? तो अंकुरित अनाज, ईस्ट या खमीर कवक, अंडा, दूध, ये सब इसके अच्छे स्रोत हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, इसकी कमी से क्या स्किन डिजीजेज होती हैं, त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं। और प्राप्त किससे करते हैं? ये, इसमें कुछ खास है नहीं V5 में। B6 से इम्पॉर्टेंट है, आगे हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक लाइन में। आइए B6 में चलते हैं अब हम लोग। B6, B9, B12 तीनों इंपॉर्टेंट हैं, और C आप भी। तो विटामिन B6 की बात किया जाए, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन ये इसका केमिकल नेम होता है। पायरिडॉक्सिन। अब बात आती B6, B9, B12 तीनों के कार्य की बात। तो तीनों का कार्य होता है, ये विटामिन रुधिर या आरबीसी के निर्माण में सहायक होती, यानी हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? रुधिर या आरबीसी या हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करना। और जब इस विटामिन की कमी होती है तो इस विटामिन की कमी से जो है रक्त अल्पता, कौन सा रोग होता है? मुख्यतः रक्त अल्पता यानी एनीमिया हो जाती, ये रोग हो जाता। इसमें क्या होता? रक्त अल्पता में यानी हीमोग्लोबिन का लेवल घटता। रक्त अल्पता का मतलब रुधिर की कमी ऐसा माना जाता। लेकिन रुधिर जो है मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर उतने रहता है, वो नहीं घटता बढ़ता। रुधिर में हमेशा जो है हीमोग्लोबिन लेवल को देखा जाता है। अगर हीमोग्लोबिन लेवल आपका घट गया तो आपको एनीमिया रोग से ग्रसित माना जाएगा। और हीमोग्लोबिन का लेवल अगर ज़्यादा बढ़ गया, सामान्य से अधिक हो गया, तो आप लौह मयता के शिकार हो जाते हैं, सिड्रोसिस। इसकी चर्चा भी आगे हम करेंगे। तो रक्त अल्पता जैसे एक सामान्य मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी ब्लड पढ़ाएंगे तो बताएंगे लगभग जो है कितना होता है? 12 से 15 ग्राम, 12 से 15 ग्राम प्रति 100 ml। यानी 100 ml ब्लड आपका निकाला जाए तो उसमें हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? अगर 12 से नीचे 11 यानी 10 या 9 या 8 हो गया तो यानी हीमोग्लोबिन लेवल घटा नहीं कि रुधिर की कमी मान ली जाएगी। भाई हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है, अगर यही कम हो जाएगा तो समस्या डेवलप्ड हो जाएगी, आपको चक्कर आएगा, दुनिया भर की समस्याएं। तो ब्लड में हमेशा क्या काउंट किया जाता है? हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा घट गई तो उसी को कहा जाता है रक्त अल्पता। ऐसा नहीं कि रुधिर कम हो जाता है जो। तो इस विटामिन की कमी से एनीमिया यानी माइक्रोसिस्टिक एनीमिया या रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है जो। फिर इसी विटामिन की अनियमितता से, इरेगुलरिटीज से, अनियमितता से संबंधित व्यक्ति सपने अधिक देखता है। तो क्वेश्चन अभी आया था, लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है कि सपनों को दिखाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो सपनों को दिखाने में सहायक विटामिन अगर पूछता है तो B6 होगी। यानी इसी विटामिन की जब अनियमितता होती है तो संबंधित व्यक्ति सपने अधिक देखता है। तो सपनों को दिखाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? B6। और इस विटामिन का कार्य क्या है? रुधिर या आरबीसी या हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होती है।
अब अगर इसकी कमी होगी तो किसकी कमी मान ली जाती है? रुधिर। तो रुधिर की कमी नहीं होती, हमने बताया कमी किसकी होती है? हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन का लेवल घट जाता है, इसी को कहा जाता है रक्त अल्पता। यानी विटामिनों की कमी से भी जो है एनीमिया होती है जो। फिर इसी विटामिन की इरेगुलरिटी यानी अनियमितता से संबंधित व्यक्ति सपने अधिक देखता है। तो यानी सपनों को दिखाने में सहायक विटामिन कौन सी होती है? तो B6 होती है। अब इस विटामिन के स्रोत की बात किया जाए कि प्राप्त किससे करते हैं, तो स्रोत की बात किया जाए तो अब यहाँ स्रोत चेंज होगा, चूंकि रक्त अल्पता हो रही तो ऐसे भोज्य पदार्थ लिए जाए पोषक तत्व जिससे आयरन प्राप्त हो। जैसे हरी साग सब्जी में पालक, बथुआ, मेथी, सेम जो भी आप खाते हो, हरी साग सब्जियों से, आयरन युक्त फलों में, आयरन युक्त फल सेब, अनार, अमरूद, केला वगैरह जो भी, इनसे अंडा, मशरूम, मछली, मांस, इन सब में आयरन होता है, इससे प्राप्त करते हैं जो है। तो यानी जिसमें आयरन होगा वो इस विटामिन के स्रोत होंगे जो है। तो क्लियर होगा। इसका रासायनिक नाम भी पूछता है, इसका कार्य क्या है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, फिर इसकी अनियमितता से कौन सी समस्या होती है, या सपनों को दिखाने में सहायक विटामिन कौन सी होती है, और स्रोत। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फटाफट आगे बढ़े फिर जो है, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम। ज़रूर पढ़िएगा, उसको देखिएगा ध्यान से आप लोग, बहुत सारी बातें उसमें हम बताएंगे। चलिए आगे अब चलते हैं। B7 है, एक दो क्वेश्चन अभी UPPV वगैरह में इसके रासायनिक नाम से चर्चा हुई है। तो विटामिन के अंतर्गत जल में घुलनशील विटामिन चल रहा है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स में हम लोग पहुंच गए हैं, विटामिन B7। B7 का रासायनिक नाम अभी आया था, इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। बायोटिन, इसी को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, बायोटिन। तो इस विटामिन की कमी की बात किया जाए तो जब इस विटामिन की कमी होती है तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? बालों पर, बालों पर प्रभाव पड़ता है। यानी इस विटामिन की कमी से बाल जो है पकने के साथ साथ झड़ने भी लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो ये समस्या होती है जब इस विटामिन की कमी होती है, प्रॉपर कमी। तो यानी इसका रासायनिक नाम पूछा गया है अभी हाल ही के एग्ज़ाम में, यानी यूपीपी का क्वेश्चन था। और इस विटामिन की कमी से क्या होता है? बालों पर प्रभाव पड़ता है, यानी बाल पकने के साथ साथ झड़ने लगते हैं। फिर स्रोत की बात किया जाए तो इस विटामिन का स्रोत अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, अंडे की जर्दी, पनीर, ईस्ट, कवक होता है, जैसे मशरूम हम लोग खाते हैं वैसे ईस्ट भी होता है। तो ये सब अच्छे स्रोत हैं विटामिन B7 के। तो इस पे क्वेश्चन वही रासायनिक नाम पूछा गया, उस पर चर्चा कर लेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। हाँ चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन B9। इस पे भी कई क्वेश्चन आए हैं एग्जामों में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, विटामिन B9 रासायनिक नाम इसका फॉलिक अम्ल यानी फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड। फॉलिक अम्ल ये।
अब इसका कार्य क्या होता, तभी हमने बताया B6, B9, B12 तीनों विटामिनें जो है रुधिर के निर्माण में सहायक होते हैं, रुधिर या आरबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन माने जाते हैं। सहायक विटामिन, ये इसका कार्य है। अब इस विटामिन की कमी की बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा सब लोग, जब इस विटामिन की कमी की बात आती है तो इसकी कमी जो है सामान्यतः बच्चों तथा महिलाओं में ज़्यादा होती है। बच्चों तथा महिलाओं में इस विटामिन की कमी सर्वाधिक होती है। ये भी क्लियर हो गया। यानी B9 फॉलिक एसिड की कमी ज़्यादा किसमें होती है, बच्चों तथा महिलाओं में। अब बात आती है, जब इस विटामिन की कमी होती तो इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो इस विटामिन की कमी से जो है जो रोग होता है उसका नाम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ब्लास्टिक रक्त अल्पता, रक्त अल्पता, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये इसमें होता क्या है, जब आपके अंदर इसकी कमी होती है तो ऐसा माना जाता है कि आरबीसी जो है केंद्रक युक्त हो जाती है। ऐसे हम लोगों की आरबीसी में केवल हीमोग्लोबिन होता है, केंद्रक नहीं होता है। इसकी चर्चा भी आरबीसी हम करेंगे डिटेल में। तो यानी जब आपके अंदर B9 की कमी होती तो आरबीसी केंद्रक युक्त हो जाती हैं, जिससे हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है, कम। अब केंद्रक बढ़ेगा तो केंद्रक बनेगा, और केंद्रक बढ़ेगा तो आरबीसी का आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो इस कंडीशन में क्या होता है, आरबीसी फट जाती है। तो यानी मेगा में से बढ़ करके ब्लास्ट फट जाती है। अब अगर फट गई तो हीमोग्लोबिन लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। भाई आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब आरबीसी फट गई तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो इसी को कहा जाता है रक्त अल्पता। तो इसका नाम रख दिया गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो यानी जब B9 की कमी होती तो आरबीसी केंद्रक युक्त होकर के फट जाती है। तो इसका नाम क्या रखा गया रोग का, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो यानी मेगालोब्लास्टिक नामक रक्त अल्पता किस विटामिन की कमी से होती है, B9। और B9 की कमी सामान्यतः या सबसे ज़्यादा किस में होती है, बच्चों तथा महिलाओं में। यानी रक्त अल्पता बीमारी सर्वाधिक किसमें माना जाएगा, बच्चों तथा महिलाओं में। फिर इस विटामिन का कार्य क्या होता, तो आपने बताया कि ये जो है आरबीसी या रुधिर के निर्माण में सहायक होती है। अब प्राप्त किससे करते, स्रोत की बात किया जाए, चूँकि रक्त अल्पता है तो जिससे आयरन मिले बॉडी को, तो यानी हरी साग सब्जियों से, वही सारे स्रोत, पालक बथुआ मेथी वगैरह। इसके बाद आयरन युक्त फल से, आयरन युक्त फल से, पनीर से, अंडा, मशरूम, ये सब अच्छे स्रोत हैं B9 के भी। तो B9 का रासायनिक नाम याद रखना है। इसका कार्य क्या है, कमी किस में होती ज़्यादा, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, इस रोग में हमने बताया क्या होता है, और स्रोत। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अभी आयरन की चर्चा होगी, परेशान हो आयरन किस में पाया जाता है, बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए सब लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी विटामिन। इसका रासायनिक नाम कई एग्जामों में पूछा गया है। तो अगली हेडिंग है विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम B12 का। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन, ये इसका रासायनिक नाम है, साइनोकोबाल्मिन।
कोबाल्मिन। कई बार क्वेश्चन आया है कि साइनो कोबाल्मिन विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है। अब इसके नाम से भी दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो कोबाल्ट धातु जो है किस विटामिन में पाई जाती है, बीटा कोबाल्मिन इसका नाम, इसका मतलब इस पे रासायनिक संगठन में धातु है कोबाल्ट धातु। तो यानी कोबाल्ट धातु जो है किस विटामिन में पाई जाती है, B12। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि कोबाल्ट धारक विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है। तो कोबाल्ट धारक यानी कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन के नाम से किसे जानते हैं, तो कोबाल्ट धारक विटामिन के नाम से B12 को जाना जाता है। तो नाम से दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए कि नहीं। यानी किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, B12, या कोबाल्ट धारक विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपने बताया कि B12 को। इसका रासायनिक नाम क्या हमने बताया, साइनो कोबाल्मिन। अब आइए इसका कार्य बता देते हैं। तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य भी होता है रुधिर या आरबीसी के निर्माण में सहायता करना। तो इसका मुख्य कार्य होता है आरबीसी के परिपक्वन में सहायता करना। यानी आरबीसी का मैचुरेशन जो होता है B12 की उपस्थिति में होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आरबीसी मैच्योर होने के पहले ही समाप्त हो जाती है। ये चर्चा कर रहे हैं इसकी हम। तो यानी रुधिर या आरबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन इसे भी माना जाता है। अब बात आती है कि जब इसकी कमी होती है तो इस विटामिन की कमी से रोग कौन सा होता है, ध्यान दीजिए। तो जब B12 की कमी होती है तो इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है, बहुत पूछता है क्वेश्चन, परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया, ये यानी प्राणघाती रक्त अल्पता। प्राणघाती रक्त अल्पता ये रोग होता है। कहीं कहीं प्रणासी एनीमिया दिया जाता है इसका नाम। परनीसियस इंग्लिश वर्ड भी पूछ लेता है कि परनीसियस एनीमिया रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो यानी विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपने बताया कि परनीसियस एनीमिया या प्राणघाती रक्त अल्पता। यानी रक्त अल्पता के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे खतरनाक एनीमिया कौन सी होती है आपकी, ये। अब इसमें होता क्या है जान लीजिए। तो जब आपके अंदर B12 की कमी होती है तो होता क्या है, आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ये जानते हैं हम लोग, अभी पढ़ाएंगे आगे। तो आरबीसी मैच्योर होने के पहले ही समाप्त हो जाती है। जैसे आरबीसी मैच्योर की बात किया जाए तो आरबीसी का जीवन काल सभी लोग जानते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, कोई बताएगा भाई, जल्दी बोलो। तो आरबीसी का जीवन काल जो है मनुष्य के शरीर में लगभग 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 120 दिन का। और मैचुरेशन कब होता है, वही 30 से 40 दिन के बाद ये परिपक्व हो जाती है, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना शुरू कर देती हैं। तो जब आपके अंदर इस विटामिन की कमी होगी तो आरबीसी परिपक्व होने के पहले ही समाप्त हो जाती है। अब ये समाप्त हो गई तो हीमोग्लोबिन लेवल क्या होगा, घट जाएगा। और अचानक शरीर में जब हीमोग्लोबिन का लेवल घटता है तो ऑक्सीजन का परिवहन प्रभावित होता है। तो यानी आपके शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आरबीसी। और आरबीसी के अंदर ये कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी कुछ नहीं करती। आरबीसी के अंदर मुख्य कार्य करने वाला कोई अगर मिनरल्स पिगमेंट्स है तो कौन है, हीमोग्लोबिन। इसकी चर्चा भी करेंगे। रंग भी प्रदान करता है। तो ये एक पिगमेंट है, वर्णक है, जो आरबीसी को लाल रंग प्रदान करता है। इसी की उपस्थिति के कारण रुधिर का रंग भी लाल होता है। चर्चा होगी आगे। तो आपने बताया कि जब इस विटामिन की कमी होती तो आरबीसी जो है परिपक्व होने के पहले ही समाप्त हो जाती है। अब आरबीसी समाप्त हो गई तो हीमोग्लोबिन समाप्त हो गया। हीमोग्लोबिन समाप्त हो गया तो किसका परिवहन रुकेगा, ऑक्सीजन का परिवहन प्रभावित हो जाता है भाई मेरे। और जब ऑक्सीजन का परिवहन प्रभावित हो जाएगा तो जानकारी है हमको कि बॉडी के बहुत सारे ऐसे आर्गन जिनको कुछ सेकंड तक ऑक्सीजन न मिले तो उनकी कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती, कार्य करना बंद कर देती, जैसे मस्तिष्क की।
तो इस कंडीशन में संबंधित व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी ऑक्सीजन के अभाव में संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए रक्त अल्पता में सबसे खतरनाक एनीमिया किसे माना जाता है, पर्नीशियस एनीमिया, यानी B12 की कमी को। तो B12 का रासायनिक नाम हमने क्या बताया, साइनोकोबाल्मिन। एक क्वेश्चन इसका पूछता है कि साइनोकोबाल्मिन के नाम से किस विटामिन को जानते हैं, B12। फिर किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो B12। या किस विटामिन को कोबाल्ट धारक विटामिन के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, B12। फिर इसका कार्य क्या होता, तो आपने बताया कि रुधिर या आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। जब और अंदर गए तब पता चला कि आरबीसी को परिपक्व करने में मेन योगदान किसका होता है, B12 का। जब इसकी कमी होती तो इसकी कमी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया, जिसे प्रणासी एनीमिया या प्राणघाती रक्त अल्पता के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है, तो इस प्रकार की रक्त अल्पता में आरबीसी जो है परिपक्व होने के पहले ही समाप्त हो जाती है। तो यानी मैच्योर होने के पहले जब समाप्त हो जाएंगी तो हीमोग्लोबिन लेवल समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन का परिवहन प्रभावित हो जाता है, जिससे संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है कि इस विटामिन को हम लोग प्राप्त किससे करते हैं, तो जिसमें भी आयरन हो, यानी हरी साग सब्जियों से, हरी साग सब्जियों से जिसमें भी आयरन होगा, पालक, बथुआ, मेथी, सेम, जो भी पात गोभी वगैरह। आयरन युक्त फलों से जिसमें आयरन हो, सेब, अनार, अमरूद, केला, जामुन वगैरह सब आयरन के अच्छे स्रोत हैं। पनीर, दूध में आयरन नहीं होता लेकिन पनीर में आयरन होता है, चूँकि दूध को जब लोहे के पात्रों में गर्म किया जाता है तो उसमें आयरन डेवलप्ड हो जाता है। अंडा, मांस, मछली, इन सब से हम लोग जो है इस विटामिन को प्राप्त करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कई क्वेश्चन हमने बताया इसमें। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, जिससे सबको फायदा मिल सके। भाई मेरे अपने पढ़े जा रहे हो, आगे नहीं बता रहे हो, जो है सभी लड़कों को सूचित कर दीजिए। जो है 8 से 9 क्लास डेली चलेगी आप लोगों की। जो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अजय पाल जी लिख रहे हैं मज़ा आ रहा है। मज़ा तो आएगा ही आएगा, पढ़ते रहिए, मज़ा आएगा। जो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन सी। जल में घुलनशील लास्ट विटामिन है आपकी और बहुत इंपॉर्टेंट है भी। तो विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम देखते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। तो ये इसका रासायनिक नाम हमने बताया आपको, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। अब बात आती है विटामिन सी का भी क्या, रुधिर वगैरह के निर्माण में, स्किन संबंधी समस्याओं के निराकरण में इसका यूज होता है। तो जब इस विटामिन की कमी होती है तो इस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, स्कर्वी, मुख्यतः स्कर्वी तथा पायरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। स्कर्वी तथा पायरिया, तो स्कर्वी तथा पायरिया जैसे विटामिन बीमारियां जो किस विटामिन की कमी से होती है, सी। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो बहुत पूछता है इसका रासायनिक, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, या कौन सी विटामिन अम्लीय नेचर की होती, तो आपकी सी।
और जब इसकी कमी होती तो इसकी कमी से बीमारियां स्कर्वी और पायरिया, पायरिया रोग हालांकि अभी एंड में हम पढ़ाएंगे जिंजीवेलिस, वहाँ भी बताएंगे आपको। तो स्कर्वी और पायरिया जैसी बीमारियां किस विटामिन की कमी से होती? सी। और इसमें आर्गन कौन कौन से प्रभावित होते हैं? तो इन बीमारियों में दांत तथा मसूड़े प्रभावित हैं। कौन कौन से? टीथ एंड गम, दांत तथा मसूड़े प्रभावित होते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए समस्या हो गई तो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो जैसे ये विटामिन जो है, यानी कौन सी विटामिन प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने का कार्य करती? तो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने का कार्य जो है, इम्यून सिस्टम को सक्रिय करने का कार्य कौन सी विटामिन करती है? इस समय कोरोना चल रहा है ना, उसमें सलाह दी जाती है कि खट्टे फल आप नींबू वगैरह लीजिए, जो भी उसमें विटामिन सी होती है। माइक्रो एलिमेंट्स में जिंक वगैरह की सलाह दी जाती है। ये सब प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम को आपकी क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अगर प्रतिरोधक क्षमता आपकी सही रहेगी तो ये वायरस आपका कुछ नहीं कर पाएगा। इसकी चर्चा बीमारियों हम करेंगे, कोरोना है क्या। तो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने वाली विटामिन कौन सी होती है? सी। फिर जैसे मान लीजिए चोट लग गई, आपको घाव हो गया, तो ये जानकारी हम लोगों के घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सी होती है? सी। जबकि घाव को भरने का मुख्य कार्य प्रोटीन करती है। कौन करती? प्रोटीन। लेकिन इस कार्य में सहायक विटामिन कौन सी होती है? सी। तो क्वेश्चन आता है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सी होती है? तो घाव को भरने में सहायक विटामिन जो है आपकी सी होती है। सहायक विटामिन सी होती है। प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कौन सी करती? सी। इसके बाद मनुष्य के शरीर में किस विटामिन का संचयन या संश्लेषण नहीं होता है? तो मनुष्य के शरीर में विटामिन सी का ना तो संचयन होता है और ना ही संश्लेषण होता, यानी पर डे इसको लेना पड़ता है। और दूसरी समस्या यहाँ पे है, बहुत पूछता है कि मनुष्य के द्वारा किस विटामिन का उत्सर्जन किया जाता है? तो मनुष्य के द्वारा जो है विटामिन सी का, मनुष्य के द्वारा विटामिन सी का उत्सर्जन किया जाता है। अर्थात मनुष्य के मूत्र में कौन सी विटामिन पाई जाती? तो उसका आंसर क्या होगा? सी। यानी जितने स्तनधारी प्राणी हैं, जैसे गोमूत्र पीने की सलाह दी जाती है, उसमें क्या होता है? विटामिन सी। बाबा रामदेव देते भी हैं, यूज़ भी कराते हैं। तो विटामिन सी करती क्या? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इसलिए दिया जाता है। तो यानी मनुष्य के शरीर में ना तो इस विटामिन का संचयन होता है, ना ही संश्लेषण होता, बल्कि इसको हम लोग उत्सर्जित करते हैं। तो आपके शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस विटामिन की होती है? सी की। तो क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के द्वारा किस विटामिन का उत्सर्जन किया जाता है? एक क्वेश्चन। फिर मनुष्य के मूत्र में कौन सी विटामिन पाई जाती है? सी। और घाव भरने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? सी। और प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने का कार्य कौन सी विटामिन करती है? सी। अब आइए स्रोत की चर्चा करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम स्रोत बता दें। 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लेंगे, 1 मिनट का समय लेंगे। चलिए देखिए, विटामिन सी, इसके स्रोत की बात किया जाए, सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो इसका सबसे अच्छा स्रोत सब लोग जानते हो, आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। आंवला के बाद अक्सर हम लोग पढ़ते हैं साइट्रस फल। साइट्रस फलों में, साइट्रस फल कौन कौन से होते हैं? जैसे नींबू, जिनमें साइट्रिक एसिड होता है, नींबू, संतरा, मौसमी। जैसे
कुछ लोग कहते हैं विटामिन सी सबसे ज़्यादा नींबू में पाई जाती है, नींबू बहुत खट्टा होता है तो विटामिन सी ज़्यादा होगी, या इमली बहुत खट्टी तो विटामिन सी ज़्यादा होगी। ऐसा कुछ नहीं है। नींबू खट्टा किसके कारण, साइट्रिक एसिड, उसमें विटामिन सी कम होती है। इमली अगर खट्टी, टार्टरिक एसिड है उसमें, तो यानी अम्ल के कारण जो है खट्टापन होता है किसी फल में, उसकी चर्चा आगे करेंगे। विटामिन सी बहुत ज़्यादा खट्टेपन से इसका योगदान नहीं है। तो यानी सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आंवला। आंवला में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एस्कार्बिक अम्ल, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या बताया गया, एस्कार्बिक एसिड है जो। तो ये सबसे अच्छा स्रोत। इसके बाद साइट्रस फलों में पाई जाती है। फिर जो है हरी साग सब्जियों में, इसके पहले अमरूद, फिर हरी साग सब्जियों से, हरी साग सब्जियों से, तो ये सब जो है कच्चे आम वगैरह, ये सब विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं जो। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, आंवला में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पीछे से आप लोग। ये विटामिन सी है, इसमें हमने बताया इसका रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। फिर प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने वाली विटामिन, घाव को भरने में सहायक विटामिन। फिर मनुष्य के द्वारा किस विटामिन का संचयन किया, मनुष्य के शरीर में किस विटामिन का संचयन या संश्लेषण नहीं होता है, सी का। फिर मनुष्य के द्वारा किस विटामिन का उत्सर्जन किया जाता है, तो सी का। और मनुष्य के मूत्र या स्तनधारी प्राणियों के मूत्र में कौन सी विटामिन पाई जाती, सी। स्रोत हमने पीछे बता ही दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज यहीं पे रोकते, कल हम लोग एंजाइम पढ़ेंगे। एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एंजाइम में हम बहुत सारी बातें आपको जोड़ घटा के बता देंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें एनवायरनमेंट भी इधर उधर ऐड कर लेते हैं हम, जो भी आवश्यकता की चीज़ें समझते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, सब उसमें ऐड करेंगे। तो कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम। कल मिलते हैं 8 बजे। आज की क्लास कैसी रही आप लोग, इसको मैसेज कीजिएगा, देखेंगे। कोई कमी होगी तो आगे इम्प्रूव किया जाएगा। थैंक यू।